लेक्चर नंबर 5 है हमारा लिम्बिक सिस्टम। अब देखो अपन एक काम करते हैं, जैसे अपन देखो लिम्बिक सिस्टम के बाद जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, एक बार अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर रिवीजन मारते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। पूरा चैप्टर अपन रिवीजन मारते हैं क्योंकि इससे अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो अपन जब पूरा चैप्टर रिवीजन मारेंगे तो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने सबसे पहले चैप्टर में क्या स्टार्ट किया था? नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था इसका सिस्टम क्या क्या है। तो नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपका क्या निकला था? यदि हम बात करें नर्वस सिस्टम में तो आपका यहाँ पे निकला था क्या? स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे क्या निकला था? ब्रेन। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन से आपकी क्या थी? क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से क्या था? स्पाइनल नर्व 31 पेयर और 12 पेयर। तुम लोगों को पता है चीज़ें, इसलिए इजी लग रही है, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। क्लियर हुआ? अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको 2 चीज़ें रहती हैं। देखो, एक चीज़ रहती है जो कि क्या होता है? मैसेज। एक ऐसा होता है जो कि नर्वस सिस्टम को, मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट, नर्वस सिस्टम को मैसेज लेके जाती है, इंफॉर्मेशन इसको लेके जाएगी। ये होगी कौन सी? सेंसरी, जो कि कैसे जाएगी? सरफेस में। एक ब्रेन से कहाँ? एक ब्रेन से बॉडी में लेके जाती है इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा क्या? मोटर, जो कैसी होती है? डीप। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद अपन यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम देखे थे, यही था ना? ठीक। उसके बाद अपन अब देखेंगे यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम। तो हमने ब्रेन का डायग्राम के लिए बताया था, ब्रेन का वेट कितना बताया थे? मेल में 1400 ग्राम, फीमेल में 1250 ग्राम। क्लियर? और जो हमारा ब्रेन था, हाँ ठीक है, चलेगा, इतना टेंशन नहीं, कम है ना बस। अब देखो, ये हो गया अपना, ये ब्रेन का हो गया कॉर्पस कैलोसम, जो ब्रेन को दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना। ये ब्रेन का हो गया कॉर्पस कैलोसम, जो कि राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम। डन। अब ब्रेन का स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेनू, मतलब कि कॉर्पस कैलोसम का, लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं स्प्लेनियम। क्लियर? जेनू और स्प्लेनियम। स्प्लेनियम के यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, देखो, शायद ये चीज़ मैं भूल गया था, नहीं बताया था, है ना? ये होता है ब्रेन कॉर्पस कैलोसम वाला पार्ट, ये आगे होगा जब हेडिंग डालेंगे कॉर्पस कैलोसम तो आगे मिलेगा। जेनू और स्प्लेनियम, देखो, जेनू से एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इधर आती है, जेनू से एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इधर आती है, जिसको बोलते हैं फॉर्चेट या फॉलनिक्स। इसको क्या बोलते हैं? फॉलनिक्स मेम्ब्रेन होती है, जो जेनू से स्प्लेनियम से जेनू साइड आती है। यहाँ पे एक गैप मिलता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? 5th वेंट्रिकल। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि जब मैंने आज पेपर देखा था तो हमको ये क्वेश्चन मिला था, मैंने यहाँ पे उस टाइम पे नहीं बताया था, याद रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं 5th वेंट्रिकल। क्लियर हुआ? चलिए, कॉर्पस कैलोसम के बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने डायग्राम बनाया था। क्लियर? यहाँ पे मैंने बोला था पोन्स, यहाँ मैंने बोला था ये वाला है सेरेबेलम, है ना? एक काम करो, और ये वाला पार्ट क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको बोल दो, चलो। क्लियर? और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना था, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके 4 पार्ट थे, डायनसेफेलॉन। ये पूरा का पूरा कैसा था? डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन के 4 पार्ट थे। नाम बताइए। क्लियर हुआ? इसके बाद इसके ऊपर जो था एरिया, ये ऊपर वाला जो एरिया था, ये सेरेब्रम था। ये एरिया क्या था? सेरेब्रम, है ना? और सेरेब्रम 2/3 पार्ट कवर कर रहा था।
पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेबेलम। याद रखिएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरेब्रम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरेबेलम। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे और जो कहानियाँ सुनाया था उसकी सुनाने की जरूरत नहीं, उसको बाद में देखना तुम लोग। फिर यहाँ पे मैंने सेरेब्रम का आप लोगों को फंक्शन बताया था। सेरेब्रम का फंक्शन बताने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि सेरेब्रम आर इंक्लूडेड द 4 लोब। बोलो, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। फिर लोब में जो आगे वाला पार्ट होता है वो होता है एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, और ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला, बाहर वाला, अंदर वाला मीडियल। क्लियर हुआ? चलिए, अब इनके बाद अपन देखो, आप लोगों को सेरेब्रम के फंक्शन भी बता दिए थे। स्पीच एरिया है ना, स्मेल एरिया, विजुअल एरिया, हियरिंग एरिया, इस तरह से सेरेब्रम का डायग्राम बना के अलग अलग एरिया भी बता दिए थे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वीडियो से हो जाएगा क्लियर। फिर एरिया के बाद मैंने हेडिंग डाला था क्या? डायनसेफेलॉन, है ना, ये हमने हेडिंग डलवाया था डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में मैंने पहले कौन सा बताया था? एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के फंक्शन। फिर बताया था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। क्लियर? अब आज हम देखेंगे डायनसेफेलॉन के बाद यहाँ पे एक सिस्टम आता है, लिम्बिक सिस्टम। अभी जो हेडिंग डली, क्या आता है? एक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, जो कि यहाँ पोजीशन होती है लिम्बिक सिस्टम का, मतलब ये इसके ऊपर ये ऐसे कवर करता है, मतलब सेरेब्रम वहाँ टच रहता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम बताया था जो लिम्बिक सिस्टम था। अब लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, तो ध्यान से सुनना। लिम्बिक सिस्टम जो होता है हमारे ब्रेन और बॉडी को बाहर से इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको एक्टिवेट करता है कि वो इंफॉर्मेशन गेन करे। हमारी बॉडी को बाहर से इंफॉर्मेशन देखता है और उस इंफॉर्मेशन से हमारी बॉडी के नेचर में, बिहेवियर में चेंजिंग आती है। कैसे? जैसे मान लो कि आप यहाँ बैठे हो, घर में आपकी किसी के पापा से लड़ाई हो गई, कोई तीसरा बंदा आपके पापा को मान लो मार दिया, तो आपको यहाँ बैठे बैठे आप उस घटना को सोच सोच के नाराज होगे। समझ गए? तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस होती है हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। क्लियर हुआ? तो मैं वहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार रिपीट इसलिए करवा दिया कि जो लोगों का बीच बीच में छूटा था एक बार रिकॉल हो गया पूरा का पूरा। क्लियर? अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे लिम्बिक सिस्टम से। बातें नहीं है बिल्कुल, नहीं तो हम भगा देंगे, याद रखना एकदम। जब तक मैं बोलूँगा सिर्फ मैं बोलूँगा, मेरी कोचिंग है। ये लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? द लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व द आवर बिहेवियर एंड इमोशंस रिस्पॉन्स। बस इसमें सिर्फ 2 चीज़ याद करना है कि ये क्या करता है? बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एम्बुलस हिप्पोकैम्पस, इट इज हिप्पोकैम्पस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम। मतलब बस याद रखो, जो सेरेब्रम का जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, लास्ट का छोटा सा जो पार्ट होता है, ये अपना ये रहता है लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस। इट इज़ द इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड द मोटिवेशनल एक्शन होगा ना, मोटिवेशन ऑल्फैक्शन, ये क्या लिखी उन्होंने? मोटिवेशनल एक्शन होगा ये, है ना, मोटिवेशनल एक्शन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, है ना। मोटिवेशनल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यानी कि ऑटोनॉमस नहीं है, हाँ तो ठीक है ना, ऑटोनॉमस और ऑटोमेटिक मतलब कि जो सेल्फ रिस्पॉन्स करता है, मतलब कि जैसे ये ब्रेन के ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारी बॉडी उसको खुद रिस्पॉन्स करती है। जैसे मैंने बताया था ANS सिस्टम का जो काम बताया था, गुलाब जामुन देखे, ठीक है, समझ गए। हाँ चलिए नेक्स्ट अपन अब देखेंगे एपिथैलेमस।
अपने को यदि आपको फंक्शन याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन याद रखना है, हाइपोथैलेमस के। याद रखना, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था, क्या था वो, मास्टर की मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। इपिथैलेमस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्पस थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन स्टेम, थैलेमस। इसमें थोड़ा सा देखो ना, इस वाले मतलब कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ज़्यादा अच्छा व्यू समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे इफ फॉर्म द रूट ऑफ डायनसेफेलॉन पीनियल बॉडी फाउंड इन द एपिथैलेमस एंड कंट्रोल द सेक्सुअल मैच्योरिटी। देखो पीनियल बॉडी के बारे में, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है पीनियल बॉडी। अब ये क्या होता है, पीनियल बॉडी एक एज बढ़ने के साथ साथ पीनियल बॉडी का जो एक्शन है वो कम होता जाता है। ठीक है, एक पहले एक एज तक, मतलब कि जैसे अपना मीनार के एज आता है, मीनार के एज मतलब समझ गए ना, कि मतलब कि फीमेल में फीमेल कैरेक्टर और मेल में मेल कैरेक्टर डेवलप होने के बाद इस पीनियल बॉडी का एक्शन बढ़ने लगता है। एक एज के बाद इस पीनियल बॉडी का जो एक्शन है वो कम होने लगता है। ठीक, तो जिसको कौन कंट्रोल करता है, अपना एपिथैलेमस। ठीक है, क्लस्टर ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर, एपिथैलेमस कंट्रोल द मस्कुलर टेंशन एंड द मोशन ऑफ आर्म। ठीक है, मतलब कि ये मालूम वैसे अलग अलग बॉडी मतलब अलग अलग पार्ट को कंट्रोल नहीं करता है। एपिथैलेमस में बस अपने को इतना याद रखना है कि एपिथैलेमस जो होता है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड्स होती है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को फाइंड करता है। प्लस इसको देखो ये मतलब रीजन अच्छा है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया अपना। मस्कुलर टेंशन एंड मोशन ऑफ आर्म अपन इतना याद नहीं रख सकते ना कि आर्म को ये अकेले आर्म को कंट्रोल करता है। क्लियर, चलो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम 3-4 बार रिपीट कर देंगे, ध्यान देना। लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंट क्वांटिएंट, मतलब कि हमारे दिमाग का पावर क्या है, क्षमता क्या है, अपन कितने टैलेंटेड है, कैसे पता चलेगा। इसको बताने के पहले हम कोई चीज़ और बताएंगे। देखो, एक होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब हमारे दिमाग की क्षमता क्या है। आप याद रखना कि यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी एनिमल्स हैं सबके कुछ न कुछ दिमाग होता है। कैसे दिमाग होता है आप अंदाज़ा करो कि जैसे मान लो चींटी होती है, आपने देखा होगा सारी की चींटी एक दूसरे से एकदम लाइन में जाती हैं, सारी की सारी चींटियाँ क्यों जाती हैं, क्योंकि इस चींटी के दिमाग है तभी तो इसको फॉलो करती है। दिमाग नहीं होगा तो कैसे फॉलो करेगी। हालांकि फॉलो ऐसे करते कि उनको फीरोमोन हार्मोन सिक्रीट करती है। जो सबसे आगे वाली चींटी रहती है वो फीरोमोन हार्मोन सिक्रीट करती है और उसी हार्मोन को लेके सब के सब उसको फॉलो करते हैं। लेकिन फॉलो करते हैं दिमाग तो है ना, गाय के भी दिमाग है, जहाँ से दरवाज़ा वहीं से जाती है। ठीक है, मतलब ये मानो कि ब्रेन जो है सोचने समझने की क्षमता हर लिविंग पे है। जब मैंने एक आप लोगों को डेफिनेशन बताया था कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, तो मैंने बोला था लिविंग होने के लिए 5 कैरेक्टर्स होना कंपलसरी है। NCERT 11th का पहले चैप्टर का ही पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, जीव क्या है। वहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग वो होते हैं जिनमें 5 कैरेक्टर इंक्लूडेड होते हैं। पहला ग्रोथ, लिविंग होने के लिए ग्रोथ जरूरी है। दूसरा रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन के बाद क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बताए थे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, हिंदी में बोलते हैं चेतना। अचेतना तभी आएगा, कॉन्शियसनेस तभी होता है जब ब्रेन होगा, ब्रेन के कंट्रोल में होगा। लास्ट में होता है सेलुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि किसी भी लिविंग के लिए ये 5 कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझेंगे क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है। देखो, तो जैसे जैसे लिविंग स्टार्ट हुए हैं, जैसे फिश, यदि हम लोग अपना नियरेस्ट माने तो फिश
फिर से वही मेढक आया, मेढक से ऐसे डेवलप होते होते बंदर, बंदरों के बाद अपन आए, और अपन लोग क्या होते हैं, होमो सेपियंस। क्या होते हैं? तो स्टार्टिंग में जिनका क्रेनियल कैपेसिटी होता है ब्रेन का, तो हम लोगों की क्रेनियल कैपेसिटी होती है कितनी, आपके किसी बुक में मिल जाएगा 1450 से हम 1600 मान के चलते हैं सीसी। हमारे दिमाग का जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये होता है 1400, मतलब 1450 से 1600 सीसी। जिसके ब्रेन में गायरी और सल्काई ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा होगा, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है उसका आईक्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अब आईक्यू हम चेक कैसे करते हैं वो अभी हम सिखाएंगे। तुम लोग घर जाके अपने किसी भी इंसान का आईक्यू चेक कर सकते हो। आईक्यू जैसे यदि अपन बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टीन का था, है ना। तो वो हम आज तुम लोगों को बहुत अच्छा मज़ा आएगा, चेक करना सिखाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आईक्यू की हम बात करें तो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब देखेंगे अपना कि मेंटल, इसका वो होगा ना ग्राफ, किसमें कितना है, ना उसमें लिखा था पॉइंट, किसमें कितने परसेंटेज है, आगे है। अच्छा ये है ना, चलो ठीक है। ये देखो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, आ जाओ। क्रेनियल कैपेसिटी अपने को समझ में आ गई। यदि हम आईक्यू की बात करें तो आईक्यू होता है मानसिक उम्र, उम्र अपॉन वास्तविक उम्र। उम्र में सही लिखा हूं क्या, सही लिखा हूं। चलो अब अपन चेक करते हैं कि बातें नहीं, अपन आईक्यू किसी एक बच्चे का चेक कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? आओ यहाँ पे पहले एक रेंज समझ लो, ठीक है। कि जैसे मान लो, इसको और ऊपर करो थोड़ा, पूरा चार्ट आना चाहिए। ये भूल गया था क्या लिखने के लिए, अच्छा एरिया, तो ठीक है ना, कोई नहीं। चलो यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मल इंसान का आईक्यू होता है 90 से 109%, याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो आईक्यू होता है ये क्रेनियल कैपेसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि मान लो अपन ये सोचते हैं कि जितने भी होमो सेपियंस हैं, जितने भी इंसान हैं, सबकी क्रेनियल कैपेसिटी 1600 मान के चलते हैं। लेकिन आप देख लो, जितने भी इंसान हैं, हर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनता। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो बनते हैं वो डिपेंड करता है आईक्यू पे। याद रखना, क्रेनियल कैपेसिटी और आईक्यू दोनों डिफरेंट है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हो लेकिन सबका दिमाग का आईक्यू अलग अलग है, लेकिन क्रेनियल कैपेसिटी सबकी सेम है, समझ गए। तो क्रेनियल कैपेसिटी मतलब दिमाग में चीज़ें भरने की क्षमता सबकी सेम है, लेकिन आईक्यू उसको इंसान जो यूज करता है ना, वो जो यूज करने की जो क्षमता है वो आईक्यू है। अब आईक्यू क्या होती है, वास्तविक उम्र अपान, सॉरी मानसिक है, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। चलिए अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मानसिक एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज में, तो यदि कोई इंसान नॉर्मल है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई इंसान नॉर्मल है तो उसका परसेंटेज होगा 90 से 80। नॉर्मल से कम है, लो नॉर्मल, इडियट, जिसको अपन ये पागल की कैटेगरी में रखते हैं।
यदि 24 से, यदि उसका मेंटल एज 24 से कम है, मतलब वो इंसान लगभग पागल होता है। समझ गए? तो आप लोग पागल ना बोल के सामने वालों की ये भी बोल सकते हो तेरा IQ 24 से कम। बुरा भी नहीं मानेगा, तुमको खुशी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं। देखो जो सुपीरियर हैं, मेरे साइड मत देखो, जो सुपीरियर हैं वो 100%, 100 से 119 मान सकते हो। वेरी सुपीरियर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो ये जैसे तुम लोग, और जो जीनियस हैं जैसे 140 से ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब अपन देखते हैं, इसको अपन देखते हैं कि मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। इसमें जो मेजर करते हैं, देखो ना, हर चीज़ जो है ना एक अप्रोक्स में लिखी गई है, एक रेंज में लिखी गई है। मतलब इसका जो डाटा है 100% करेक्ट नहीं आता, 1 2 4 नंबर आगे पीछे होता है। क्लियर हुआ? क्यों क्लियर होता है उसका एक रीज़न बताता हूँ। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप बायो पढ़ते हो, लेकिन आप यदि बायो पढ़ते हो 16 चैप्टर हैं तो सारे के सारे चैप्टर आपको इक्वल नहीं आते, कुछ ज़्यादा आता है, कुछ कम आता है। इस वजह से हम चीज़ों को रेंज में लिखते हैं। समझ गए? तो किसका चेक करूँ IQ करते हैं वो समझो। एक चीज़ बताता हूँ, ये तो सबको पता रहती है। ये जो क्वेश्चन होता है, आप ऐसे कोई क्वेश्चन लेके आओ सामने किसी भी इंसान के, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि वो अपने एज के हिसाब से आंसर दे पाता है कि नहीं। क्वेश्चन कैसे लेके आओगे? ऐसी कुछ अचानक चीज़ें उससे पूछो और उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसका नॉलेज नहीं। क्या देखना है? उनका कॉन्फिडेंस देखना है, उनका नॉलेज नहीं। क्लियर? चलो, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IQ बस आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है कि नॉर्मल IQ इतना होता है, याद रखना है आपको। पहला याद रखना है नॉर्मल IQ ये होता है, दूसरा याद रखना है कि इडियट का ये होता है, तीसरा याद रखना है कि जो जीनियस होते हैं उनका ये होता है। बस 3 वैल्यू यहाँ पे याद रखना है। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको IQ का फार्मूला याद रखना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाइए मिड ब्रेन। सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन, मतलब कि फोर ब्रेन का पार्ट खत्म। मिड ब्रेन वाला के 2 पार्ट थे, कॉर्पोरा कॉर्डिस माइनर और क्रूरा सेरेब्राई। तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो ये है, देखिए कितनी छोटू सा, बस ये था अपना मिड ब्रेन। क्लियर? तो द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द डायनसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब कि बस ये मानो कि मतलब फोर ब्रेन जो बताया गया है, मतलब आप 2 चीज़ें याद रख सकते हो यहाँ पे कि फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के बीच का मिड ब्रेन है। कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब वहाँ पे नाम लेना है तो ले सकते हो, सेरेब्रम और नीचे का पोन्स, डायनसेफेलॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच का पतला सा, मैंने कागज टाइप को बताया था ना, ये बहुत पतला सा एरिया होता है। ठीक है, अकाइनल सेरेब्रम एक्वस, ठीक है, जरूरत नहीं है। फिर फंक्शन इसका क्या होता है, देखिए मिड ब्रेन का फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इम्पल्स। अब देखो ये वाले जो काम होते हैं ना वो सेरेब्रम भी करता है, सेरेब्रम भी करता है और मिड ब्रेन भी कर रहा है। क्यों मिड ब्रेन कर रहा है? क्योंकि एक एज बढ़ने के बाद मेरे मिड ब्रेन का एक्शन लगभग 0 होता जाता है, तो इनको कौन मेंटेन करता है? सेरेब्रम, मतलब फोर ब्रेन इनको मेंटेन करता है। इस वजह से ये सब देखो ना, ऑडिटरी एरिया नहीं था क्या था? ऑडिटरी एरिया था और आपका विजुअल एरिया था साइड में, तो ये सारी चीज़ें वो भी मेंटेन करता है। मैंने पहले ही बोला था कि मिड ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये ना भी पढ़ोगे आप लोग तो चलेगा, बस मिड ब्रेन का नाम याद रखो, इसके दोनों पार्ट का नाम याद रखो। क्या क्या थे दोनों पार्ट बोलो? कॉर्पोरा कॉर्डिस माइनर और क्रूरा सेरेब्राई। डायग्राम भी याद रखने की जरूरत नहीं है मिड ब्रेन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, अब यहाँ से एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हिड ब्रेन। कम से कम ये 5 बार नीट प्लस एम्स मिला के पूछा गया है, 5 बार। क्या क्या? कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, क्या ब्रेन स्टेम क्या होता है,
तो मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन। आपको हिंड ब्रेन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और समझ गए। ब्रेन स्टेम क्या क्या होता है? देखो ये वर्ड तुम लोग अभी सुने हो। ब्रेन स्टेम क्या होता है? तो आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आएगा? पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। तो ये मिलके हमारा क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम। अब अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे कि पोन्स क्या होता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। तो ये तो तुम्हारे दिमाग में बहुत एकदम अंदर तक बन चुका है, काफ़ी दिनों से यही चल रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, ये पोन्स है, ये सेरेबेलम जो हमने पत्ती टाइप का बनाया था, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हुआ? तो हम अभी पढ़ेंगे किसके बारे में? पोन्स के बारे में, क्या क्या होता है। तो आइए, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन। स्मॉल, मैंने जब डायग्राम बनाया था तो आपने देखा होगा ऐसा बनाया था, है ना। तो अब वो थोड़ा अलग व्यू है इसलिए ऐसा दिख रहा है अपने को, लेकिन ये हमारा यही रहेगा, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। दोनों चीज़ें पता चल गई, है ना। सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कोई डाउट? क्लियर? मिड ब्रेन के नीचे, यहीं पे तो मिड ब्रेन था, ऐसे देखो मिड ब्रेन कैसे था, यहाँ पे ऐसे नहीं था, ऐसे ऐसे मिड ब्रेन था। तो मिड ब्रेन के बिलो है, मिड ब्रेन के अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो देखो ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे ये वाला पार्ट होगा क्या? पोन्स। क्लियर हुआ? फिर ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्टेड विथ सेरेबेलम, मतलब कि ये नर्व के थ्रू सेरेबेलम से कनेक्टेड रहता है, सेरेबेलम से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। नर्व फाइबर, वो तो पूरा ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, नहीं भी बताओगे तो चलेगा। लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर कनेक्ट सेरेब्रम टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट द ब्रीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट द ब्रीदिंग एक्शन थ्रू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो हमारा पोन्स होता है, इसको याद रखो। पहला पोन्स का नाम याद रखो, हिड ब्रेन का पार्ट है, ये याद रखो, और ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यहाँ पे होता है। अब ब्रीदिंग क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ब्रीदिंग, आप बताइए। हाँ पक्का? और कोई? क्या होता है ब्रीदिंग? किस किस को लगता है कि ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है? हाथ ऊपर करो एक बार। ब्रीदिंग किन किन को लगता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ब्रीदिंग होता है? जल्दी हाथ ऊपर करो। तुम क्या होता है फिर, तुम बताओ। तो वो क्या बोली? सेम ही तो बोली, उसका मतलब यही तो है, ठीक है, बातें नहीं, ठीक है। अरे यार कितना मना करूँ, एक्चुअली मेरा क्या डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, या गैसेस एक्सचेंज, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो गए क्या था, ठीक है। और जो गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, वो हम उस सेंटर को, उस एरिया को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं उस सेंटर को? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर हुआ? चलिए, पोन्स में कोई डाउट? क्या ये कुछ याद नहीं रखना आपके एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए सिर्फ क्या याद रखना पोन्स में कि बिलो द मिड ब्रेन, और ऊपर किसके होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोजीशन हो गई, प्लस ये सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और यही नीट में आता है, ब्रीदिंग कंप्लीट करता है ये, ठीक है। अब ब्रीदिंग को, अच्छा ब्रीदिंग कितनी बार होती है 1 मिनट में? किसको पता है 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग होती है? हाथ ऊपर करो। 72। और कोई? 72, 75। और कोई? ब्रीदिंग होता है 16 से 18 मिनट या 15 से 20 मिनट, वो मिनट नहीं, 1 मिनट में 16 से 18 बार।
ब्रीदिंग जो होता है कितनी बार होती है, सुनो ना, वो हार्ट बीट है। 72 क्या है, वो हार्ट बीट है। अब ब्रीदिंग कितनी होती है, 16 से 18 बोल सकते हो। मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार गैसियस एक्सचेंज होता है। हार्ट बीट अलग है, अब वो अलग है, याद रखिए इस चीज को, है ना। चलिए तो एक बार फिर से देखो, सेरेब्रम का फंक्शन याद हो गया, डायनसेफेलॉन का फंक्शन याद हो गया, पोन्स का फंक्शन याद हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छे और टफ मिलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अपने को याद रखना है, इसके आगे पोन्स के बाद आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन यहीं देख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनसाइड द सेरेब्रम एंड बिलो द पोन्स। सेरेब्रम बाहर था, यहाँ। तो आ जाओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर ऑफ हिड ब्रेन, मतलब हिड ब्रेन के पीछे। मतलब ये पोन्स आप पता कैसे समझ सकते हो, जो ऐसे जैसे ब्रेन रहता है ना, तो अब समझ गए ना, पोस्टीरियर मैंने सिखा दिया था ना। अब यहाँ पे वो वीडियो वाला डायग्राम दिखेगा नहीं, ऐसे इसके पीछे साइड है ना। तो पहला पॉइंट है पोस्टीरियर ऑफ हिड ब्रेन। मेडुला इज द कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, सबको पता है क्योंकि लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का, तो वहाँ से फिर क्या शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीट, ठीक है। मेडुला इज द कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आर सिचुएटेड इन वन एक्सिस। मतलब कि मिड ब्रेन में क्या आएंगे, सारे के सारे बस मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा सिचुएटेड इन द वन एक्सिस, एक ही एक्सिस में रहते हैं। मैंने ऐसे ये डायग्राम जिसको याद होगा, बहुत प्यारा डायग्राम है ना, तो वहाँ से पता चलेगा। एंड इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, ये तो वहाँ पे हो चुका है। अब बस यहाँ पे आ जाइए इसके फंक्शन। इसका बहुत अच्छा मतलब इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। ध्यान से समझो, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के एक्शन होते हैं, एक जो हमारे बस में होते हैं, एक जो हमारे बस में नहीं होते। इनवॉलेंट्री को हम हिंदी में बोल सकते हैं अनैच्छिक, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन सारे के सारे एक्शन को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे अब हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, हार्ट बीट, आप कितना भी सोचो नहीं रुक सकती, रेस्पिरेशन रुक गई, रोक लिए ना, डिस्टर्ब तो किए, हार्ट बीट रोको। देखो कुछ चीजें, अरे यार वो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल कर रहा था, पोन्स, वो थोड़ी बोला था इनवॉलेंट्री। तो सांस ले तो रोक लिए ना, अब रोक के चाहे भले मर जाओ अलग बात है, क्लियर। तो अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब कि इनवॉलेंट्री, जो हमारे बस में नहीं है। मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का रोल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से मेडुला ऑब्लोंगेटा का रोल कनेक्टेड है, क्योंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो खुद में खुद होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। वो स्कूटी से लड़की आई थी, अच्छा लगा था, नहीं चाहोगे तो भी, समझ गए। आपने गुलाब जामुन देखा, पानी आया मुंह में, नहीं चाहोगे तो भी आएगा। मतलब जैसे वो ये पलक का झपकना, आप नहीं चाहोगे तो भी झलक जाएगी, है ना। तो जो एक्टिविटी खुद में खुद होती है। और एक चीज सुनो, मेडुला ऑब्लोंगेटा का और काम बताता हूं। जैसे मान लो जिनको बाइक या स्कूटी चलाना आती है, तो जब आप सीख रहे होते हो उस टाइम पे वॉलेंट्री होता है। जब आप सीख रहे होते हो तो आपको दिमाग लगाना है, कितना क्लच दबाना है, कितना क्या करना है, कब गियर चेंज करना है। तब आप जब सीख रहे होते हो तब क्या होता है, वॉलेंट्री, मतलब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जब आप सीख चुके तो हो जाती है इनवॉलेंट्री। आप बाइक या स्कूटी ड्राइव कर रहे हो और आप किसी और से बात कर सकते हो, यहाँ वहाँ की चीज़ों का मजा ले सकते हो, तो वो हो जाती है इनवॉलेंट्री। समझ में आया। तो इनवॉलेंट्री मतलब एक्शन समझ में आ गया ना, जो खुद में खुद होती है वो हो जाएगी इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिर ऑल्सो एक्ट एज कंडक्शन पाथ ऑफ ऑल इम्पल्स।
बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये बताने वाली बात नहीं है। जितने टाइम पे हम बोले थे कि ये मिड ब्रेन के नीचे वाला पार्ट, मतलब देखो जब मैं बोला था ना कि ये वाला पॉइंट कि मिडल ऑब्लोंगेटा कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो जोड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जो हमारे ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। एक चीज़ समझना, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मिड ब्रेन वाला पार्ट है, क्लियर। अब यहाँ से ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे डाइजेशन को मेनली कंट्रोल कर रहा है। मान लो कि अपने को कब भूख लगी है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, तो एक्चुअल में जो भूख लगी है आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। देखो इंटेस्टाइन में आप जो भी डालोगे वो सब पचा लेगी, लेकिन कुछ खाना ऐसा होता है जो अपने को पसंद नहीं होता, कुछ खाना ऐसा होता है जो पसंद होता है। तो जो खाना पसंद नहीं है यदि आप कभी उसको खाओगे तो डाइजेशन खराब होने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन हमारा एक्सेप्ट नहीं करता। अभी मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आज के डेट में क्या होता है, किसी भी इंसान का सही से डाइजेशन नहीं होता। इसका रीज़न सुनना। फूड डाइजेस्ट होने के लिए सलाइवा और एंजाइम का सिक्रीशन मस्ट होना चाहिए, और एंजाइम और सलाइवा का जो सिक्रीशन है कंट्रोल करता है ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। अब आजकल क्या होता है, खाते खाते या तो हम टीवी चालू करते हैं या मोबाइल चलाते हैं। जब हम टीवी चालू करेंगे या मोबाइल चलाएंगे तो हमारा ब्रेन टीवी या मोबाइल में रहेगा। हम तो या तो कुछ शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे या कॉमेडी देख रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे या किसी से बात कर रहे होंगे। उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वहाँ बिजी होगा। तो हमारा ब्रेन कुछ तो वहाँ बिजी होगा, कुछ खाने में बिजी होगा। तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन क्या होता है, सही से सलाइवा सिक्रीट नहीं कर पाता। जो सलाइवा जो हमारे खाने को चाहिए, तो ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए वो सही से सिक्रीट नहीं कर पाता। अब यदि वो खाने में सही से सलाइवा वगैरह सिक्रीट नहीं किया है तो क्या वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा? तो ये जो मैच करता है ब्रेन और मतलब स्पाइनल कॉर्ड के, मैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को ले लिया हूँ, तो ये हमारा यही होता है ना, मिडल ऑब्लोंगेटा। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। माँ कसम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सच बता रहा हूँ। मतलब ये मानो कि यदि इस चैप्टर से कुछ आता है तो सबसे पहले यही टपकता है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मिडल ऑब्लोंगेटा का फंक्शन मैंने बोला था दिल, कार्डियक सेंटर। तुम थोड़ा खड़े हो जाओ ना, अब बैठ जाओ, ठीक है। देखो मिडल ऑब्लोंगेटा का फंक्शन पहले देखना, कार्डियक सेंटर, रेगुलेट हार्ट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, देखो हार्ट बीट कैसे बढ़ती है, ध्यान देना। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के काम आता है लिम्बिक सिस्टम, भी रोल करता है यहाँ पे। समझ में आया? जब आपको गुस्सा आएगा ना तो हार्ट बीट बढ़ चुका होगा। इमोशंस कौन? लिम्बिक सिस्टम। हार्ट बीट बढ़ा तो मेडुला, मतलब पूरी बॉडी का ना एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अब क्या होगा, देखो जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ी, और यदि आपकी हार्ट बीट सिर्फ बढ़ी, कंट्रोल में नहीं होगा तो हार्ट एक टाइम बाद फट जाएगा। तो इतना भी नहीं बढ़ता कि वो क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए, क्लियर हुआ? मतलब जैसे 72 बीट पर मिनट है, यदि मान लो आपका 72 बीट पर मिनट है तो 72 से ज़्यादा कितना जाएगा, 80-90 जा सकता है। 100 बार थोड़ी धड़केगा, वो तो काम ही लग जाएगा, क्लियर। तो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कभी कभी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। आप खेल के आओ, आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होता है, यदि आप आराम कर रहे हो, आप सो रहे हो, यदि आप आराम कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट होती है ये 72 बीट से हट के 65 या 60 के अप्रोक्स हो जाती है। जब आप सो रहे होते हो तो आप ध्यान देना, आपकी सांस का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। सांस का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब कम हो जाती है। सांस का ड्यूरेशन आपका कम होगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हार्ट स्लो हो जाएगी, वो उसी के प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। तो इस तरह को रेगुलेट करता है कौन सा,
पहला देखिए कार्डियक सेंटर मतलब समझ गए। दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स मतलब कि जो हार्ट की आउटर मैकेनिज्म होती है, मतलब कि उसको जैसे ना अचानक तेज बढ़ना, अचानक मतलब रिफ्लेक्स मतलब पोटेंशियल, मतलब एकदम आप अचानक से बैठे हो, किसी सर ने आपको खड़ा कर दिया, चलो क्वेश्चन बताओ, उस टाइम पे देखो हार्ट बीट, शक क्या हो गया, मतलब उस टाइम पे कभी कभी तो ऐसा होता है कि साइड में पसीने के ड्रॉप्सलेट्स भी आ जाते हैं, होता है ऐसा कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा कार्डियक रिफ्लेक्स। फिर वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर मतलब कि देखो ब्लड प्रेशर को जो रेगुलेट करता है, याद रखिएगा, वैसोमोटर सेंटर जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब ब्लड प्रेशर मतलब कि टाइम हो गया क्या, ज़्यादा नहीं हुआ अभी? हाँ तो ठीक है ना, 10 मिनट और। देखो वैसोमोटर सेंटर मतलब समझो, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मानो देखो ये आर्टरी है, समझो कि ये आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, और आपका बीपी लो हो गया। बीपी लो हो गया। बीपी लो होने का मतलब होता है कि आर्टरी के अंदर ब्लड बहुत स्लो फ्लो हो रहा है। उस टाइम पे अपने को कमजोरी आने लगती है, क्योंकि हार्ट बहुत स्लो फ्लो होगा तो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड मिलेगा नहीं सही से। जैसे हार्ट को ब्लड चाहिए, ब्रेन को ब्लड चाहिए, तो यदि स्लो फ्लो हो रहा तो हमारे ब्रेन तक सही से नहीं पहुंच पाएगा, तो हमको धुंधला दिखने लगेगा और चक्कर आता है। जब भी बीपी लो होता है तो धुंधला दिखेगा और चक्कर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो ब्रेन उस हिसाब से काम करेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तो अपने को ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है पता है, इसको इसमें कॉन्ट्रिक्शन कर देगा, मतलब कि इसकी वॉल को थोड़ा सा सिकोड़ दिया, तो ब्लड तो उतना ही है, लेकिन पाइप पतली हो गई तो फ्लो तेज हो गया। उसके बाद आपको टाइम मिल गया, आधे घंटे डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, कुछ खा पी लो, कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे कंट्रोल करता है। कभी आपका बीपी हाई हो गया तो क्या करेगा बताऊं? बीपी हाई हो गया तो क्या करेगा, थोड़ा चौड़ी कर देगा, तो स्लो हो गया। बीपी हाई हो गया मतलब जरूरत से ज्यादा ब्रेन को दे रहा ब्लड, जरूरत नहीं उतनी। फिर रेस्पिरेशन, रेगुलेट द डेप्थ रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। समझना, मैंने बोला था रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करता वो। रेगुलेट द डेप्थ रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ रिदम मतलब क्या, अब आप जब रोक के रखोगे तो दिमाग तो लगाओगे ना, नॉर्मल हम लोग दिमाग नहीं लगाते। जब रोक के पानी वानी में डूबते हैं तो रोकते होते हैं ना, इसको कैसा मैं सुना हुआ ना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम आता है। समझ गए? उसके बाद मेटाबॉलिज्म, सबको पता है क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मतलब कि मेटाबॉलिज्म मतलब ये होता है खाने का डाइजेशन करना, एनर्जी रिलीज करना और उस एनर्जी का यूज करना, ये पूरी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। समझ गए? कौन कौन सी? खाना, उसका डाइजेशन, एनर्जी रिलीज, फिर एनर्जी को यूज करना। तो सुनो, खाना और एनर्जी रिलीज करना कैटाबॉलिज्म, उस एनर्जी का यूज करना एनाबॉलिज्म। आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। मतलब यह है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइजेशन वगैरह होता है, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर लास्ट में गैस्ट्रिक सिक्रीशन। देखो मैंने बताया था ना, खाते खाते यदि हम मोबाइल देखते हैं या कुछ अदर एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पेट से सही से एंजाइम सिक्रेट नहीं होते और खाने का डाइजेशन सही नहीं होता और हमारे जैसे दुबले पतले रह जाते हैं। एक चीज़ और, अच्छी स्टडी के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी होने के लिए साइंस ऐसा बोलती है कि हर 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ये साइंस बोलती है। यदि जिसके, मेरे घर में तो है ही नहीं, क्या करें, लेकिन जिसके पास है वो हर 2 घंटे बाद बिस्किट, सेब रखा करो और मेरे से दोस्ती करके रखो।